हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रशांत यादव और मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लेके आया हूं इनऑर्गेनिक का बेसिक फंडामेंटल चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जिसे इन शॉर्ट आप कई बार पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी है और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। और यही जो चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का बेस है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी करेंगे। इन द सेंस उनकी स्टडी वन बाय वन ना करते हुए एक टेबलर फॉर्म में जो आपको पीरियोडिक टेबल दी गई है उसके अकॉर्डिंग जानेंगे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें पीरियोडिसिटी क्या है और कैसे उन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। इन शॉर्ट इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। हाँ, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल अगर इसका नाम है तो केवल और केवल पीरियोडिक टेबल पढ़ लेते हैं, एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, तो उससे आपका काम नहीं होगा। तो एक्चुअल हम सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल क्या है और इस चैप्टर को, जिसको आप पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो पीरियोडिक टेबल बेटा कुछ भी नहीं है, एक एलिमेंट्स का टेबलर फॉर्म में अरेंजमेंट है। किसमें है? टेबलर फॉर्म। और कोई भी टेबल होती है तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कुछ वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो समाव आप यूं कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो एलिमेंट्स, जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, उनका इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर दीजिए जिससे कि एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या मिले आपको? सेम मिले। अब ये होती कैसे है, कैसे इनका अरेंजमेंट हुआ है, वो फर्दर हम वन बाय चैप्टर सीखेंगे। बट पीरियोडिक टेबल क्या है? एक टेबलर फॉर्म है एलिमेंट्स का जिन्हें क्लासिफाइड मैनर में, एक सिस्टमेटिक मैनर में टेबलर फॉर्म में अरेंज किया गया है। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो हम बोल सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट according to the properties in such way that the element with similar property, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो? सिमिलर, वो ग्रुप टुगेदर इन अ टेबुलर फॉर्म, उन्हें एक टेबुलर फॉर्म में एक साथ रखा जाता है। जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम हो, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाए, ऐसे एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को बोल दिया जाता है पीरियोडिक टेबल। तो ये तो बात हो गई पीरियोडिक टेबल की, और आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो इस चैप्टर में हमें केवल ये पीरियोडिक टेबल देख के काम नहीं चलाना। कई बच्चे सोचेंगे नहीं यार, ये तो मुझे याद हो गया कि पीरियोडिक टेबल तो मैंने याद कर दी, मुझे याद है और नहीं तो मैं कर लूंगा, तो मेरा क्या काम बन जाएगा? नहीं। तो आप सबने, चाहे 11th क्लास का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, चाहे जो ड्रॉप कर रहा हो, उन सब ने कहीं ना कहीं ये एक टेबलर फॉर्म में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को जरूर देखा होगा। इसमें कुछ लाइंस है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहाँ पे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है और कुछ वर्टिकल कॉलम है, यहाँ पे भी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। तो आपको ये भी पता होगा जो वर्टिकल लाइन है इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पीरियड। तो कितने पीरियड होते हैं? ये जो पिक है मैंने ली है, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है, या यूं कहूं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है। एट प्रेजेंट जो बेस्ट क्लासिफाइड एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है वो ये है। तो इस चैप्टर में केवल यही नहीं पढ़ना, इस अरेंजमेंट तक हमें पहुंचना है। हमें यह जानना है कि इस अरेंजमेंट की जरूरत आपको क्यों पड़ी। 118 एलिमेंट नोन्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और किन किन साइंटिस्ट ने ये फाइनल जो अरेंजमेंट हम यहां तक पहुंचे हैं उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। विदाउट नोइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट ये चैप्टर अधूरा है। कहीं आप समाव सोचें कि चलो मैं तो पीरियोडिक टेबल है, 118 एलिमेंट्स है और आपको पता भी होगा इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक्स के एलिमेंट्स याद कर लेता हूं, पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लेता हूं, मेरा काम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जितने भी आप बच्चे देख रहे हैं उनमें से कुछ को ही पूरी पीरियोडिक टेबल याद होगी, सबको ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं है। और इसके पीछे का कारण मैं बता सकता हूं आपको। आपने कोशिश जरूर करी होगी कि पीरियोडिक टेबल याद कर लिया जाए, एक बार में याद कर भी ली होगी, लेकिन कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे।
तो मैं इसका सबसे आसान तरीका बताता हूं कि आप पूरी पीरियडिक टेबल को एक साथ याद करने की कोशिश ना करें। आप क्या करें, वन बाय वन अपने टारगेट को शॉर्ट्स बनाएं, छोटे छोटे टारगेट आप लीजिए। आप सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स याद कीजिए। किसके? अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हैं? मैं बोलता हूँ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करिए, डी या एफ। तो वो मैं आपको लेक्चर बाय लेक्चर अच्छे से समझाऊंगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, पी के क्या होते हैं, डी के क्या होते हैं, या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अभी आप फर्स्ट डे है, इस लेक्चर में मेरा कहा मानिए और एज ए असाइनमेंट और होमवर्क ये मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं केवल और केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कर लेना है। क्या कर लेना है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कर लेना है, जबकि हमारा दूसरा लेक्चर आया उससे पहले। तो आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आप वो याद करेंगे। तो रही बात चैप्टर का एक्चुअल जो नेम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल तो आपके सामने है, जो कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है किसका? एलिमेंट्स का। और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। कहीं ना कहीं उनका ग्रुप भी क्या है? सेम। कहीं ना कहीं उनका ग्रुप भी क्या है? सेम है। तो पीरियडिक टेबल से तो आप अवेयर है, बट हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ के हम क्या सीख पाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से नीट में बनते हैं, इस सारी बातों को आज हम इस चैप्टर में लेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं। तो बेटा एक्चुअल जो नेम है इस चैप्टर का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो वही बात कि केवल पीरियडिक टेबल याद नहीं करनी है, हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। पूरा चैप्टर इन द सेंस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमें एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या जरूरत थी साइंटिस्ट को कि उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया और किन किन साइंटिस्टों ने अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे पहली बात कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी, इसको पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं बच्चों आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कौन सा बोलते हैं चैप्टर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कौन सा चैप्टर पढ़ा होगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आता है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बाद कहीं ना कहीं हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास टोटल नोन एलिमेंट्स है 118 हमारे पास नोन एलिमेंट्स हैं। अब 118 नोन एलिमेंट्स में से मैं चाहे एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एलिमेंट ले लूं, चाहे मैं सोडियम ले लूं, चाहे मैं पोटेशियम ले लूं, चाहे मैं हाइड्रोजन ले लूं, चाहे मैं हीलियम ले लूं, चाहे मैं फ्लोरीन ले लूं, चाहे मैं यूरेनियम ले लूं, एटसेट्रा। कोई सा भी आप एलिमेंट ले लो, अगर उस एलिमेंट के एटम के बारे में बात करता हूं, इन किसी भी एलिमेंट के एटम के बारे में बात करता हूं, तो एटम का जो स्ट्रक्चर है, चाहे आप सोडियम का लो, चाहे पोटेशियम या हाइड्रोजन है, किसी भी एलिमेंट का, उन सब का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। इन द सेंस बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। अब आप दिमाग लगाओगे कैसे? अरे बिल्कुल होता है। जैसे ह्यूमन का बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे मैं इंसान की बात करूं, आदमियों की बात करूं, तो उन सभी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है। जैसे सबके दो आंखें, एक नाक, दो कान, मुंह, जीभ, दो हाथ, दो पैर होते हैं, सबके होते हैं। ये उनका बेसिक स्ट्रक्चर है। पर हो सकता है किसी का वजन ज्यादा हो, किसी की लंबाई ज्यादा हो, किसी की लंबाई कम हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, वो चीजें अलग बात है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो सभी ह्यूमंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है। इसी तरह से जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा, तो कोई भी एलिमेंट हो, उनका अगर एटम है तो इनका सबका स्ट्रक्चर सेम है, इन द सेंस कि न्यूक्लियस में, कि किसी भी एटम के सेंटर पार्ट ऑफ द एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के आउटर पार्ट में, इस न्यूक्लियस के सराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व होते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं सर ये तो बात हमें बिल्कुल अच्छे से पता है और ये तो मैंने स्कूल की क्लासेस में भी पढ़ लिया था। तो यही बात है बेटा कि हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो इवॉल्व होके जो फाइनल स्ट्रक्चर, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं कि सर ये एटम का स्ट्रक्चर होता है, चाहे आप हीलियम का एटम ले लो, चाहे क्लोरीन का एटम ले लो। तो मैं भी यही बात बोल रहा हूं
कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के बाद हम ये जान जाते हैं कि एलिमेंट कोई भी हो, अगर उसका एटम है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। हाँ, हो सकता है किसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो सकता है किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, बट स्ट्रक्चर यही होगा। तो हम जान जाते हैं कि जितने भी नॉन एलिमेंट हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने के बाद उनका बेसिक स्ट्रक्चर यही है। और इस स्ट्रक्चर को इवॉल्व करने में या फाइनलाइज, मतलब कि ये स्ट्रक्चर है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग रोल प्ले किया। काफी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी, अपनी पॉस्टुलेट्स दिए, हाइपोथेसिस दी और अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया, तब जाके हमारे पास ये एटम का स्ट्रक्चर आया। आपने सुना होगा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, एटम इज इंडिविजिबल। एटम डाल्टन ने बोला, फिर उसके बाद थॉमसन ने बात करी, फिर रदरफोर्ड ने बात करी, रदरफोर्ड के बाद बात करें तो बोहर ने बात करी, श्रोडिंगर ने बात करी, प्लांक ने बात करी एटम के बारे में, पार्टिकल नेचर या वेव के बारे में बात करी, श्रोडिंगर ने बात करी, डी ब्रॉगली ने बात करी, हाइजेनबर्ग ने बात करी। इन सबके कंट्रीब्यूशन से एट द एंड कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये फाइनल हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, किसका, एटम का, चाहे एटम किसी भी एलिमेंट का हो, यस और नो। तो स्ट्रक्चर के बारे में पता। अब हम बात किस चैप्टर की कर रहे हैं, चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, जरूरत क्या पड़ी क्लासिफिकेशन। तो हमने ये मान लिया कि नॉन एलिमेंट है 118, हमें पता है। अब आगे बात करें तो इन सबका स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर सबका सेम है। इसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए, प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे मैं बोलूं ह्यूमंस है, सबका स्ट्रक्चर तो सेम है, बट सबका बिहेवियर क्या हो सकता है, अलग अलग। बिहेवियर इन द सेंस सबका नेचर क्या हो सकता है, अलग अलग। इन नेचर इन द सेंस कैसे कोई किस सिचुएशन में रिएक्ट करेगा, तो हर ह्यूमन की टेंडेंसी और नेचर लगभग क्या होता है, अलग। हाँ, कुछ का सेम हो सकता है बट डिफरेंट तो होगा ही होगा। इसी तरीके से एलिमेंट्स के अगर एटम की बात करें, सबका स्ट्रक्चर तो सेम है। आगे साइंटिस्ट ने जानना चाहा कि इनकी प्रॉपर्टीज, कि हर एक एलिमेंट की या डिफरेंट एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। मानते हुए नहीं मानते, अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है। जैसे किसी को मीठा खाना पसंद है इंसान को, किसी को नमकीन पसंद है, और कोई बोलेगा मुझे तो मीठा भी पसंद है और नमकीन भी पसंद है। इसी तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। एलिमेंट्स के एटम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, कोई गैसियस है, कोई मेटल है और लिक्विड फॉर्म में है। तो हर एक मेटल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। साइंटिस्ट के पास तो टाइम था, साइंटिस्ट के पास तो टाइम है, वो 118 एलिमेंट्स की स्टडी वन बाय वन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बट वो क्या चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि अगर कोई पढ़े, अगर कोई बिगिनर हो या केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हो, तो हम उसके सामने ऐसा एक टेबलर अरेंजमेंट या फिर एक ऐसा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करके उसको दे दें, जिससे कि उस टेबल को पढ़ते ही उसे समझ में आ जाए, स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि इस एलिमेंट जो पर्टिकुलर एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी या इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका आयनाइजेशन एनर्जी कम है या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में तो इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या करा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और कोशिश करी, क्या करी कि इन्हें एक सिस्टमेटिक मैनर में, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, कि किसी भी चीज को सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर दें। तो पीरियडिक टेबल वही है। पीरियडिक टेबल क्या है, एक टेबलर फॉर्म है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल कॉलम है, उसमें एलिमेंट सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज हुए हुए हैं। और उसमें पर्टिकुलर बात भी की जाए तो एक ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुई कि साइंटिस्ट ने जब देखा कि भाई स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो सभी की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद उन्हें एक ऐसे टेबलर फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए जिससे कि कोई अगर पढ़े उन एलिमेंट्स के बारे में, तो इन शॉर्ट उन्हें देखते ही उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाए। और सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप लोग कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं स्कूल में आप पढ़ते होंगे,
तो आप स्कूल की यूनिफॉर्म या कोचिंग की टी शर्ट देख के आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चा किस कोचिंग में जा रहा है या किस स्कूल का ये बच्चा है। तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन का, कि आप देखते ही आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये बंदा एक्स कोचिंग में जा रहा है या ये बंदा वाई कोचिंग में जा रहा है। आपको पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि समाव कहीं ना कहीं टी शर्ट के फॉर्म में उन्हें क्लासिफाई किया हुआ है कि ये इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है या ये इस इंस्टीट्यूट में या इस स्कूल में पढ़ने जाता है। इसी तरीके से एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन कर दिया, और एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में किया, एक टेबलर फॉर्म में किया, जिससे कि देखते ही तुम्हें पता पड़ने लग जाए कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट किस तरह से बिहेव करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज अगर बात की जाए तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी कितनी कितनी है या कैसे ये बिहेव करेगा। तो ये टेबलर फॉर्म एक अरेंजमेंट ही है। तो ये नीड ऑफ अरेंजमेंट की बात करें या नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी भाई? तो हम आसानी से कह सकते हैं कि अगर क्लासिफाई करके किसी चीज को आपके सामने रख दिया जाए तो उसकी स्टडी में आपको क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है? आसानी। तो रही बात, अगर मैं इसका आंसर लिखता हूं कि क्यों जरूरत पड़ी कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पहली लाइन है ना ये, क्यों जरूरत पड़ी, तो हम बोल सकते हैं इससे ईज ऑफ स्टडी। आपके पढ़ने में क्या हो जाएगी, आसानी। आपको वन बाय वन हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्टडी करके एक टेबलर फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके आपको डेटा दे दिया है, आपको डेटा दे दिया है। तो ये जो डेटा है ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है बेटा। अभी आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, क्या है, एस ब्लॉक कौन सा होता है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी कौन सा है, एफ कौन सा है। ये सब मैं आपको लेक्चर बाय लेक्चर जब डिलीवर करूंगा तो हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज के लेक्चर में केवल इतना ही जानना है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का फायदा क्या है, और इस चैप्टर में जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिसिटी एंड प्रॉपर्टी है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्ट्रक्चर जान लिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, एलिमेंट को क्लासिफाई किया है तो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज करा है, तो एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनकी स्टडी में क्या हो जाती है, ईज हो जाती है, आसानी हो जाती है। अब क्या क्लासिफिकेशन एकदम से हो गया? अब आप दिमाग लगाएंगे कि क्या हमारे पास ये जो टेबलर फॉर्म है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, ये जिसे हम पीरियडिक टेबल बोलते हैं, क्या ये एकदम से पीरियडिक टेबल आ गई, एक साइंटिस्ट उठा और उसने पीरियडिक टेबल लिख दी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आपने ये देखा कि एटम के फाइनल स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन था, तब जाके फाइनल हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया। इसी तरीके से इस टेबल तक पहुंचने के लिए, इस टेबल तक पहुंचने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अलग अलग तरह से एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात की जाए तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इस पीरियडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ है, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया है। अब चूंकि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी, कि हमारी पढ़ने में हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए, क्या हो जाए, आसानी। आगे हम ये भी देखेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया है या किन किन साइंटिस्ट का योगदान था। नेक्स्ट जो बात आती है इस चैप्टर की हेडिंग की, इसमें लिखा हुआ है पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो हम बात करेंगे कि पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी क्या होता है, पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो देखिए, क्या कोई बताएगा पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी क्या होता है? पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी मतलब क्या हुआ? पीरियोडिसिटी का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई भी चीज, थिंग्स विच इज रिपीटेडली, यानी आप इसे बोलेंगे ऐसी चीज, थिंग्स विच रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल, एक निश्चित अंतराल के बाद अगर कोई चीज रिपीट हो रही है, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि इस चीज में पीरियोडिसिटी है, इस चीज में पीरियोडिसिटी है। इन द सेंस अगर हम बात करें, हमारा बॉलर है बुमराह, तो हम मान के चलते हैं कि हर 2 ओवर में वो 1 विकेट ले लेता है, तो हम बोल सकते हैं कि बुमराह अगर बॉलिंग करेगा तो 2 ओवर, अगर दूसरा ओवर कर रहा है तो कहीं ना कहीं 1 विकेट जरूर लेगा। मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट, ये तो लेमन सा एग्जांपल हो गया कि सर्टेन इंटरवल बाद अगर चीज दोहराई जाती है तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी।
क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब तो ये हो गया कि सर्टेन इंटरवल बाद, सर्टेन इंटरवल, इंटरवल इन द सेंस वो टाइम का इंटरवल भी हो सकता है और वो जगह का इंटरवल भी हो सकता है, ठीक है। तो सर्टेन इंटरवल के बाद अगर थिंग्स गेट रिपीटेड, थिंग्स गेट रिपीटेड, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है बच्चों पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी। अब यहां क्या लिखा हुआ है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किन की प्रॉपर्टीज? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, किनकी प्रॉपर्टीज? एलिमेंट की। तो एलिमेंट की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है जो कि सर्टेन इंटरवल बाद अगर उन्हें एक टेबलर फॉर्म में मैं अरेंज कर दूं तो एक सर्टेन इंटरवल बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिपीट होती है। तो हमें उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ना है कि कौन सी ऐसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है जिन्हें अगर मैं एक सर्टेन इंटरवल के बाद देखूं तो रिपीट हो रही है। तो आप लोगों ने सबने पीरियडिक टेबल देखा हो, तो यहां देखिए अगर ये पीरियड सेकंड अगर मान के चले, जैसे आपको अगर नहीं भी आइडिया तो मान के चले यहां लिथियम लिखा है और ये देखिए सर्टेन इंटरवल बाद यहां पे खत्म हो गई पीरियडिक टेबल और सर्टेन इंटरवल के बाद नीचे लिथियम के जस्ट क्या आ गया? सोडियम आ गया। क्या आ गया? सोडियम। और कहीं ना कहीं लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी आपस में क्या करती है? मैच करती है। क्या करती है? मैच करती है। उसके बाद अगर देखा जाए पोटेशियम आता है तो सोडियम के बाद यहां से खत्म होता है आर्गन और आर्गन के बाद देखिए इसी ग्रुप में कौन सा आ रहा है? पोटेशियम। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी है? सेम है। या यूं कहूं कि प्रॉपर्टीज में क्या है? पीरियोडिसिटी है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है वो बात हम आगे करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी के बारे में समझेंगे कि सर्टेन इंटरवल के बाद चीजें आपस में क्या हो रही है? चीजें आपस में नहीं, चीजें दोहराई जा रही है। जैसे मैं बात करूं कार्बन फैमिली की बात करूं, अगर कार्बन फैमिली की बात करूं, यहां आपको नहीं दिख रहा होगा कार्बन है, तो कार्बन के बाद एक सर्टेन इंटरवल के बाद वापस इसके नीचे क्या आता है? सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन आता है। तो कहीं ना कहीं कार्बन और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज है वो आपस में मैच कर रही है। यही मतलब है पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि एक सिस्टमेटिक टेबलर मैनर में एलिमेंट को अरेंज करने के बाद एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होती है? रिपीट होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पहले तो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, ना कि पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल है, इस चैप्टर को हम इन शॉर्ट पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं, लेकिन पीरियडिक टेबल ही याद करके आपका काम नहीं चलेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो वो आप समझ गए होंगे कि हमारी स्टडी में क्या हो जाएगी? आसानी। अगर एलिमेंट को क्लासीफाई करके या किसी भी चीज को क्लासीफाई करके आपके सामने दिया जाता है तो उसको आपको समझने में आसानी होती है। दूसरी बात, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनमें पीरियडिसिटी पाई जा रही है? क्लासिफिकेशन के बाद उनको जब अरेंज कर दिया गया तो अरेंजमेंट के बाद एक सर्टेन इंटरवल बाद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड, मतलब कि रिपीट हो रही है। तो ये है इस चैप्टर का मतलब। अब इस चैप्टर का मतलब तो आपको समझ में आया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत धीरे 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 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बेटा बात ये आती है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो तो ये है, क्लासिफाई करके ये टेबल आपके पास आ गई है। तो ये टेबल एकदम से तो नहीं आई है, ये टेबल कैसे आई, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया, तो वो पार्ट हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल को डेवलप करने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। और हर एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट के बारे में बात दी है या क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि कैसे पीरियडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ। जो पीरियडिक टेबल अभी आपके पास है प्रेजेंट फॉर्म, जिसमें कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स है, वो कैसे बने और फाइनल हम वहां तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले अगर डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवोसियर क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट थे लेवोसियर, और लेवोसियर ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। सबसे पहले कोशिश नहीं कहूंगा मैं कि हम मान के चलेंगे लेवोसियर ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, स्टार्ट भी नहीं बोलूंगा कि सबसे पहले हम कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेवोसियर क्लासिफिकेशन।
हाँ, अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किसने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश करी, तो क्वेश्चन ये बनेगा बेटा, हु इज द साइंटिस्ट who is the scientist who systematically arrange known element? पहली बार किसने सिस्टमैटिकली एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, अरेंज किया इन टेबलर फॉर्म, सिस्टमैटिक मैनर मतलब टेबलर फॉर्म। तो वहां मैंडलीव का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? मैंडलीव का। यहां हम स्टार्ट करते हैं। मैंडलीव से पहले भी कई लोगों ने, या फिर बोलूं कि अलग अलग तरह से एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवोसियर का क्लासिफिकेशन। लेवोसियर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो लेवोसियर ने एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया, और ये डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको यार, एक टॉपिक को डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी आप केवल क्या देखें कि कौन कौन सा टॉपिक आपको इस चैप्टर में कवर करना है। लेवोसियर के बाद बात करें तो प्राउड्स एक साइंटिस्ट थे। प्राउड्स ने भी अपनी एक हाइपोथेसिस दी और इसने बोला कि एवरी एलिमेंट इज मेड अप बाय द हाइड्रोजन, बट ऐसा सच नहीं है। तो इनकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, इनका क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था जिससे कि हम एक सिस्टमेटिकली मैनर में एलिमेंट के अरेंजमेंट को बोल पाए कि हाँ ये अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद साइंटिस्ट है डॉमिनर ट्रायड। तो इन्होंने क्या करा, एक ट्रायड रूल दिया। क्या दिया? ट्रायड रूल। रूल भी नहीं बोलूंगा, इन्होंने क्या करा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर, उन तीन तीन एलिमेंट्स का ट्रायड बनाया और कुछ बात बोली और एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। बट इनके क्लासिफिकेशन में भी कहीं ना कुछ कमियां रही जाती है, और वो कमियां हम पढ़ेंगे जब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, डॉर्बिनर ट्रायड। इसके बाद एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश करी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक ऑक्टेव रूल दिया। क्या रूल दिया? ऑक्टेव रूल। और ऑक्टेव रूल के हेल्प से एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। फिर इनका क्लासिफिकेशन भी जो था वो प्रॉपर नहीं था, सफिशिएंट नहीं था, या यूं कहूं कि जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रही, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो पूरे एलिमेंट्स को समझा, मतलब उनके बारे में ढंग से सही से बात नहीं बता पाया। तो इनकी कमियां भी पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं लोथर मेयर। लोथर मेयर एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया। इनका क्लासिफिकेशन कई हद तक परफेक्ट था, बिल्कुल सही था। बट इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो एक कर्व के फॉर्म में क्लासिफाई किया एलिमेंट को। किसमें? कर्व के फॉर्म में। अब जो कि कर्व के फॉर्म में था, तो एज ए ह्यूमन हमारी आदत क्या है, हमें केवल टेबलर फॉर्म में अगर कोई क्लासिफिकेशन करके दे दे तो हमें समझने में आसानी होती है। ऐसा नहीं कि जो क्लासिफिकेशन लोथर मेयर ने किया कि वो गलत था या कुछ, उसमें हाँ कमी थी कि वो टेबलर फॉर्म में नहीं था। टेबलर फॉर्म में नहीं होने के कारण लोगों ने शायद ये क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। बट इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ के, लोथर मेयर के क्लासिफिकेशन को पढ़ के मैंडलीव ने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, और लोथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन है वही बेस बना मैंडलीव की पीरियडिक टेबल का। और लोथर मेयर के साथ जब बात की जाए तो मैंडलीव का नाम आना बहुत जरूरी है, और उसके बाद दी मैंडलीव पीरियडिक टेबल। तो मैंडलीव ने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया वो प्रॉपर मैनर में किया, इन द सेंस सिस्टमैटिक मैनर में किया, इन द सेंस एक टेबलर फॉर्म में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। 63 नोन एलिमेंट्स थे उस समय पे जब मैंडलीव ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश करी, और उन्होंने 63 एलिमेंट्स को एक टेबलर फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया। वही हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल कॉलम। हाँ, उस समय की बात है। तो क्लासिफिकेशन बहुत हद तक अच्छा भी था और कुछ इसमें कमियां भी थी, जिसे हम किसमें पढ़ते हैं, मैंडलीव की क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक ऑफ मैंडलीव पीरियडिक टेबल। तो ये भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम मैंडलीव की पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे। हाँ, बट आपको ये याद रहना चाहिए कि मैंडलीव इज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, या कोशिश क्या कर दिया था। फिर इसके बाद मैंडलीव की पीरियडिक टेबल में भी कुछ कमियां थी। मोजले एक साइंटिस्ट थे। तो मैंडलीव की ये जो पीरियडिक टेबल थी ना बेटा, ये एटॉमिक वेट पे डिपेंडेंट थी। किसके? एटम के मास पे डिपेंडेंट थी, एटॉमिक वेट। मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और जो नई पीरियडिक टेबल जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड मैंडलीव पीरियडिक टेबल, तो ये बनाई, या मोजले के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो मैंडलीव की टेबल थी उसे मॉडिफाइड किया गया।
और वो मैंडलीव की मॉडिफाइड मैंडलीव पीरियडिक टेबल ये बेस्ड थी एटॉमिक नंबर पे। किस पे थी? एटॉमिक नंबर पे। और इस टेबल में इनर्ट गैस की एंट्रीज भी हो चुकी थी। यहां 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स थे और यहां हो गए 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स। ये भी हम डिटेल में बात करें। तो ये कहलाई आपकी मॉडिफाइड मैंडलीव की पीरियडिक टेबल। हाँ, ईयर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ईयर आज तक कभी नहीं पूछे गए। हाँ, मॉडर्न मैंडलीव पीरियडिक टेबल की क्या डिसएडवांटेज थी या क्या ड्रॉबैक थी, मैंडलीव ने किस को बेस मान के एलिमेंट को अरेंज किया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो जरूर बनते हैं, बट ईयर आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए उसकी टेंशन आप ना। इसके बाद मैंडलीव की मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल को बोहर, बेरी, रैंग, वार्नर ने स्टडी किया तो बोला कि यार अभी इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। 7 पीरियड थे, 9 ग्रुप थे, अभी इनको और अच्छे से खोल के बनाया जा सकता है। तो क्या किया बोहर, बेरी, रैंग, वार्नर ने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर को बेस बनाया और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन की हेल्प के साथ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन एंड एटॉमिक नंबर उन्होंने इस मॉडिफाइड मैंडलीव पीरियडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बना दिया, जिसमें कि 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप हैं, जिसे आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी बोल सकते हैं, जिसकी पिक्चर हमने अभी अभी देखी थी, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। तो यहां पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इन द सेंस कि एलिमेंट को एक सिस्टमैटिक मैनर में टेबलर फॉर्म में जमा के क्लासिफाई कर दिया, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। तो वन बाय वन कि लेवोसियर ने क्या बोला, क्या कहा, क्या ड्रॉबैक थी, क्राउड्स, डॉबिनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर, मैंडलीव, इन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। जिस तरह से एटम में आपने पढ़ा कि एटम का जो स्ट्रक्चर इवॉल्व करने में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बात करी, बोहर ने अलग बात करी, प्लांक ने अलग करी, श्रोडिंगर ने अलग करी, हाइजेनबर्ग ने अलग करी, और फाइनल स्ट्रक्चर आया। इसी तरह से इन सबका कंट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है। और यहां पे आपके आ जाएगी मेन फाइनल पीरियडिक टेबल, जिसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स होंगे। इसके बाद बात आती है कि पीरियडिक टेबल तो आ गई सर, धीरे धीरे हमने पीरियडिक टेबल याद करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोरिलेट करना भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपस में उसमें क्या कोरिलेशन है, ठीक है, सदस्य कितने हैं, मेंबर कितने, 118, कौन किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है। तो हमें पीरियडिक टेबल में ये समझना पड़ेगा कि ब्लॉक क्या होते हैं, पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है। हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि पीरियड में क्यों पहले पीरियड की बात करूं तो उसमें 2 ही एलिमेंट हैं, क्यों सेकंड पीरियड की बात करूं तो उसमें 8 एलिमेंट होते हैं, क्यों 7वें पीरियड की बात करूं, 7th पीरियड की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, क्यों उन्होंने, क्या ऐसा भी तो कर सकते थे कि पहले पीरियड में ज्यादा एलिमेंट 32 हो जाए और लास्ट पीरियड में कितने हो जाए, 2 एलिमेंट हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हुआ और किस तरीके से उन्होंने पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स रखने हैं या पर्टिकुलर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे, या कौन सा ब्लॉक एस ब्लॉक कहलाएगा, कौन सा पी कहलाएगा, कौन सा डी ब्लॉक रहा और कौन सा एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाए, ये सारा डिस्क्रिप्शन पड़ेगी। जब टेबल आ गई, टेबल समझ में आ गई, टेबल याद कर ली, उसके बाद समझेंगे कि क्यों इसे एलिमेंट को एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं, क्यों किसी एलिमेंट को पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं, क्यों किसी एलिमेंट को डी ब्लॉक का कहते हैं, पीरियड में कितने एलिमेंट, पर्टिकुलर 4th पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, या एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया। अभी तक है हमारे पास, आपने सबने सुना होगा 11 से लेकर 12 और ड्रॉप बच्चा, कि हमारे पास पीरियड कितने हैं, 7। अगर मान लो कि 10th पीरियड हो और एलिमेंट की डिस्कवरी हो जाए और एलिमेंट खोजे जाए, तो बताइए 10th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अकोमोडेट होंगे, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन जाए। तो आपको समझ में आएगा, जब आप डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप पूछ लो कि 10वें पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, या पर्टिकुलर पीरियड में इतने ही एलिमेंट क्यों हैं, या पर्टिकुलर ग्रुप में इतने ही एलिमेंट क्यों हैं, ये आप कब सीखेंगे, जब आप सीख जाएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। इसके बाद बात आती है बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो जितने भी एलिमेंट 100 के बाद आ रहे हैं, 101 से लेके 118, उनका नेमिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हम आपको सिखाएंगे।
कई बच्चों को तो आता भी होगा। पूरी केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 3 जगह पे है। पहली जगह आता है पीरियडिक टेबल, दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि 12th का आपका लास्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या सेकंड लास्ट आप बोल सकते हैं, और एक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है बिल्कुल इजी है। हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि 101, अगर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का कितना है 101, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है और सबको पता है। 1 के लिए क्या यूज में लेते हैं, अन, 0 के लिए क्या लेते हैं, निल, और 1 के लिए अनियम, तो क्या हो जाएगा, अनिल अनियम, इसका नेम हो जाएगा। तो यहां पे हम सीखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तब आपसे क्वेश्चन का लेवल और कंसेप्ट का लेवल धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा। टोटल कंसेप्चुअली बातें होने स्टार्ट हो जाएगी। क्या कंसेप्चुअली बात होगी, जैसे आपको दे दिया गया किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये एलिमेंट किस पीरियड से, किस ग्रुप से या किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं दिया आपको, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर की जगह क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। आपके पास एलिमेंट नोन्स कितने हैं, 118, आपके पास पीरियड कितने हैं 7, आपके पास ग्रुप कितने हैं 18। आपको यह बताना होगा कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन जिस भी एलिमेंट का दिया है उसका ब्लॉक कौन सा है, उसका ग्रुप कौन सा है और वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। कि जब तक आप ये बताने में कैपेबल नहीं है, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी आएंगे प्रॉपर्टीज को करने में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो आईयूपीएसी के बाद आईयूपीएसी के बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर और इधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। आपको दे दिया गया कि 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन दे दिए गए और पूछ लिया गया इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से करता है, या पूछ लिया गया कि कौन सा एलिमेंट इन चारों में से जो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो वो हम कब सीख पाएंगे, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। और ये पूरा सीक्वेंस है बेटा। पीरियडिक टेबल में केवल पीरियडिक टेबल याद करने से काम नहीं चलेगा, अगर चलता तो आपको 11th में याद हो जाती, वो 12th में भी नहीं। और अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, शायद अभी भी याद नहीं, तो मैंने जो ट्रिक बताई थी कि आपको शॉर्ट शॉर्ट टारगेट बनाने हैं, धीरे धीरे, एक दिन एस ब्लॉक, दूसरे दिन पी ब्लॉक, अगले दिन डी ब्लॉक और उसके अगले दिन एफ ब्लॉक, एक एक करके याद करें, फिर उसको टाइम बाय टाइम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यहां तक की बात आती है तो हमारा ये डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल कंप्लीट हो जाता है। हम पीरियडिक टेबल से अच्छे से वाकिफ हो जाते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सा है, किस ग्रुप से, पीरियड से और ब्लॉक से बिलोंग करता है। कोरिलेट करना आपस में सीख जाते हैं, पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने होने चाहिए, कितने ग्रुप है, कौन सा बड़ा ग्रुप है, कौन सा पीरियड सबसे बड़ा है, कितने इसमें गैसियस एलिमेंट हैं, कितने इसमें मेटल है, कितने नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड्स हैं। और साथ के साथ में हम हर एक के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी जान जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आधा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, ईज ऑफ स्टडी, और क्लासिफाई करने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया, और क्लासिफाई होकर हमारे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो आई उसमें आपस में कोरिलेशन क्या है, कैसे हम ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड को आइडेंटिफाई करेंगे, और साथ के साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहां थोड़ा सा पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन के बारे में भी सीखेंगे कि कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन भी होंगे जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे, हम उसका तरीका आपको बताएंगे। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो मेन है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम पहले ही इवॉल्व कर चुके थे हर एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर तो सेम है, कोई भी एलिमेंट हो उसका एटम का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन उनका बिहेवियर सबका अलग अलग है। जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो कैसे कंबाइंड होगा और क्या बनाएगा। तो उसके लिए एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना भी जरूरी है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारे चैप्टर का, और नेक्स्ट पार्ट आएगा कहीं ना कहीं तो हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इससे पहले एक पार्ट रह गया जो कि मिस कर दिया मैंने, कहीं ना कहीं यहां पे आता है रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। तो जब हम टेबलर फॉर्म में हमारा सारा डेटा आ गया, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल आ गई, तो हम ये जान जाएंगे कि क्या कारण है, क्या कारण है कि एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। रीजन बिहाइंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्यों एक सर्टेन इंटरवल के बाद
जब एक एलिमेंट वापस आता है, जैसे लिथियम के नीचे सोडियम, तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी आपस में क्यों मैच करती है? पता है? पता है? कईयों को पता होगा। कैसे? आप सबको पता है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों? क्योंकि एक ही पीरियड, एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? सेम होता है। उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। यही कारण है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, या केमिकल प्रॉपर्टी कहा जाए मेनली, तो वो क्या होती है? सेम होती है। और इसी कारण से वो एक ही ग्रुप पे बिलोंग करते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी आपको पता होना चाहिए। फिर आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के लिए बात करें तो मेनली 4 प्रॉपर्टीज है। 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? एटॉमिक रेडियस, सेकंड आता है आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये जो चारों प्रॉपर्टी है, ये जो चारों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, चारों वन बाय पढ़ेंगे हम। लेकिन ये चारों प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में ये दो टॉपिक जो है, या ये दो कंसेप्ट जो है, वो हर एक, दो की नहीं कहूं, ये मेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो हर एक प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। तो पहले हम समझेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम की चीज ये क्या है, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ये ऐसा फैक्टर है बेटा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, उन सबको क्या करता है? अफेक्ट करता है। चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे वो आयनाइजेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। तो ये दो टॉपिक हम प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले कवर करेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जब ये दोनों कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएंगे तो हम तैयार हो जाएंगे कि भैया हाँ, हम अब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकते हैं। पहले डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कैसे हुआ पीरियडिक टेबल का, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया है, पीरियडिक टेबल याद कर लेंगे, आपस में कोरिलेशन सीख लेंगे कि किस एलिमेंट का किससे क्या कोरिलेशन है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आएंगे, तो प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद बात आती है बेटा, जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो आएगी आपकी एटॉमिक रेडियस। क्या आएगी? एटॉमिक रेडियस, या उसको आप क्या बोल सकते हैं? साइज। ये एलिमेंट की एटॉमिक, एटम की एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। आपने सुना भी होगा 3 या 4 टाइप की आप पढ़ेंगे आप। कौन कौन सी? कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वेंडरवाल रेडियस, आपस में कंपेयर करेंगे। फिर आप देखेंगे कि रेडियस के बेसिस पे साइज की बात करेंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। फिर एटॉमिक रेडियस में हम पढ़ेंगे क्या? एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, कौन सी एटॉमिक रेडियस बड़ी है या छोटी है, उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अफेक्टिंग फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। आपको इन शॉर्ट बता दूं कि अगर बात करें किसी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। फिर हम कंपैरिजन देखेंगे कि पर्टिकुलर किस एलिमेंट का आयनाइजेशन ज्यादा है, किसका आयनाइजेशन कम है। फिर हम बात करेंगे पीरियडिक ट्रेंड की, कि हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियडिक ट्रेंड के बारे में बात करें, या फिर चलते हैं हम टॉप टू बॉटम, कि पीरियडिक टेबल में इस प्रॉपर्टी का क्या वेरिएशन है, इस प्रॉपर्टी का क्या वेरिएशन है, इन द सेंस कि अगर हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करें या पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम ट्रेवल करें। टॉप टू बॉटम, ये इस पे क्या इफेक्ट आएगा? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा या कम होगा। तो पहले फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी क्या कहती है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, उसका पीरियडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, देन फाइनल उसकी क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जहां से क्वेश्चन बनता है, जहां से क्वेश्चन बनता है।
तो यहाँ पे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आएगी तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया जाएगा, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ईए बोलते हैं, कई जगह लिखा होता है, और इसका सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। फिर इनको पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, और जब फैक्टर डिस्कस हो जाएंगे तो वही इनका ट्रेंड कि लेफ्ट टू राइट ऑन इन पीरियडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, या टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है या कम हो रही है एलिमेंट्स की। ये ट्रेंड देखेंगे। फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम पैटर्न जो कि आयनाइजेशन में बड़ा एटॉमिक रेडियस में देखा, वही फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। और इसके बाद आएगी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कौन सी आती है बच्चों, सबको पता है, गैस करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का रोल पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, पूरी केमिस्ट्री में छाया रहता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अगर ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप अच्छे से समझते हैं, तो मैं कह के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, चीजें आसानी से समझ में आएगी। वही हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किस प्रकार की टेंडेंसी है। फिर पढ़ेंगे फैक्टर्स जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्ट होने के बाद हम इसका ट्रेंड पढ़ेंगे कि पीरियडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है, टॉप टू डाउन पीरियडिक टेबल में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। और जब ये ट्रेंड्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एप्लीकेशन में कई सारी चीजें कंबाइंड होगी, एसिडिक एंड बेसिक नेचर भी आ जाता है ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड्स का, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पे चारों प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों आज हमने लेक्चर में केवल इतना देखा, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में जुड़े रहिए। जुड़े रहेंगे तो वन बाय वन हम पूरी पीरियडिक टेबल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। आज चैप्टर पहला था, केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो हो सकता है थोड़ा सा स्पीड में अपन ने बात करी हो, या ये लगाओ क्यों, क्योंकि ये सब चीजें आप अवेयर हैं। आज हमने केवल यही बात किया कि पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ने के बाद हम क्या सीख जाएंगे, और कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर होते हैं, और क्या सीक्वेंस रहेगा। क्योंकि बेटा अगर सीक्वेंस पता होता है कि हमें ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे या क्या पढ़ना चाहिए, तो चीजें आसान हो जाती है, हम चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं। तो आज के चैप्टर में बेटा यही है, आज के लेक्चर में केवल इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करूंगा कहां से, लेवोसियर के क्लासिफिकेशन से। कहां से स्टार्ट करूंगा, लेवोसियर का क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे प्राउड्स हाइपोथेसिस, फिर डॉबलिनेट ट्रायड। तो पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर पीरियडिक टेबल तक पहुंचेंगे। तो आप याद रखिए, आपको जो होमवर्क दिया है, क्या होमवर्क दिया है, अरे सर हमने तो नोट ही नहीं किया, हम तो केवल लेक्चर दे रहे हैं। होमवर्क किया, अगर सिलेक्ट होना है 2026 में सिलेक्ट होना है तो गारंटी हमारी है, आप जुड़े रहिए, आप लगातार पढ़ते रहिए, आप ऑनलाइन रहिए। कई बार मैं ऑनलाइन लेक्चर भी लूंगा, अभी रिकॉर्डेड है, आपके डाउट भी क्लियर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। होमवर्क में मैंने दिया था, आपको पीरियडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। 11वीं में भूल गए, 12वीं में भूल गए, अभी ड्रॉप किया है, और जो बच्चा 11वीं में है वो अभी से याद कर लेगा, अभी याद नहीं हुई तो 12वीं में भी याद नहीं होगी, 12th में भी आपको याद नहीं होगी। आप क्या करें, केवल आज एस ब्लॉक देखिए, एनसीईआरटी खोलिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए, विद एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिए। अगली बार मिलेंगे अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिएगा।